अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशामुल हक साहब भी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। पेट्रोल मज़ीद 24 रुपये जबकि डीजल 59 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया है। यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें तो जब से ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, पिछले 15 दिन में डीजल की कीमत 115 और पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये फी लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। जाहिर है अवाम ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, परेशान है, ऊपर से बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो अवाम क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी जानिब ये बात कर रही है, गवर्नमेंट ये जस्टिफिकेशंस दे रही है कि पिछली गवर्नमेंट ने चूंकि IMF के साथ गलत मुआहदे किए। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, मरियम नवाज ने भी बात की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि IMF मुआहदे की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। अगर ये मुश्किल मुआशी फैसले हमने नहीं किए तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। ये वक्त की ज़रूरत है। और बार बार मिफ्ता इस्माइल साहब भी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुश्किल फैसले हम ना करें तो फिर ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है। आज मरियम नवाज ने भी बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने पर है और ये उन्होंने तनकीद की और सारा का सारा मलबा जो है वो इमरान खान की हुकूमत पर डाला कि यानी कि पिछली गवर्नमेंट का करता धरता जो है वो हम भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, डॉलर की ऊंची उड़ान 207 रुपये 67 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है आम आवाम के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशंस अपनी जगह की, ज़ाहिर है IMF के साथ हमारे मुआहदे हैं, IMF की शराइत हमें हर सूरत तस्लीम करनी है, फिर इंटरनेशनली भी एक ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, पेट्रोल हम गवर्नमेंट ये कह रही है कि महंगा ख़रीद कर सस्ता बेच नहीं सकते। तो ये सारी जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट की अपनी जगह। अब इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई हल भी है या इसी तरह से ये साल सवा साल निकाल देंगे, ये मुआशी चैलेंजेस से गवर्नमेंट निकल सकेगी या नहीं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। जाफर इकबाल साहब, आपका भी शुक्रिया। आगाज एहतशाम साहब आपसे करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप, ये सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही हमने देखा कि डीजल की कीमत 115 रुपये, पेट्रोल 84 रुपये फी लीटर के हिसाब से महंगा कर दिया गया है। जाहिर है पेट्रोल जब महंगा होता है तो आम अशिया ज़रूरिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। सर, ये आवाम करे तो करे क्या, ये गवर्नमेंट के लिए फिर कितना मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, और आपको लगता है इसकी बहुत भारी सियासी कीमत चुकानी होगी? सोनिया, IMF के साथ मायदे के बाद और खास तौर पे जब मिर्जा इस्माइल वाशिंगटन गए थे, उसके बाद फिर आपने देखा दोहा में IMF के साथ मुज़ाकरात हुए। उस दौरान जो खबरें आ रही थी उसमें पहले वाशिंगटन से तो बड़ी अच्छी खबरें आई मिर्जा साहब के जाने के बाद कि जी माहदे के करीब पहुंच गए हैं, बल्कि 6 बिलियन का माहदा जो है ना 8 बिलियन का भी कर दिया गया, $8 बिलियन का। लेकिन हमें जो रोना था कि 1 बिलियन फौरी तौर पे जो किस्त चाहिए थे $1 बिलियन की, हमें नहीं मिली और हमें ये कहा गया कि ये काम आप करें, यानी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाएं, बिजली गैस और सब्सिडीज जो है ना वो ख़त्म करें, और इसी तरह से जो आपने फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव दिए हुए हैं खामखा अपने स्टेट सेक्टर को, अपने प्राइवेट सेक्टर को, उसको ख़त्म करें। तो ये वो भारी किस्म की डिमांड थी जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन आपने देखा इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत को तो ब्लेम करते हैं, इन्होंने भी बड़े फैसले करने में देर की, 2.5-3 महीने होने को है। और आपने देखा जब शदीद दबाव बढ़ा, IMF ने वाज़ेह तौर पे कह दिया जी नथिंग डूइंग, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप नहीं करेंगे। फिर आपने देखा कि 60 रुपए पर लीटर डीजल 2 किस्तों में बढ़ाने के बाद और पेट्रोल और इस तरह डीजल की प्राइसेस बढ़ाने के बाद भी लोगों का ख्याल था कि जी अब IMF मान जाएगा। IMF नहीं माना, उन्होंने फिर कहा कि जी आप पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाएं ज्यादा। फिर आपने देखा, खुद ही आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से 84 रुपये पेट्रोल और 100 से ज्यादा डीजल हो चुकी है कीमत, वो अभी भी एज वी स्पीक शायद मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, या शायद मान जाए, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि पेट्रोल पे सब्सिडी हुकूमत अभी भी दे रही है। वो कहते हैं टोटल सब्सिडी खत्म की जाए। एक जो इशू था ना, जो मसला हमारे तौर पे सोनिया हल हो सकता है, वो नहीं किया हमने। हम ये कह रहे थे कि किसी तरीके से जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, रक्षा चलाने वाले हैं और 1000 सीसी की 600 सीसी गाड़ियां वाले हैं, उनको को रिलीफ दे दें।
और मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार कहते थे, देखें जी मैं 250 सीसी 2500 सीसी की गाड़ी चलाता हूँ और मैं भी मुझे भी कोई जरूरत नहीं है कि मुझे अपना क्या कहते हैं छूट दी जाए, पेट्रोल प्राइसेस में सब्सिडी दी जाए, लेकिन मैं भी ले रहा हूँ, एक आम आदमी भी ले रहा है। अब ये कोई मैकेनिज्म एवॉल्व नहीं हो सका कि छोटे लोगों को भी आप, एक बात सुन लें, छोटे लोगों को भी आपको रिलीफ देने की बात कर सके, वो तो नहीं हुआ। अब ये मसला है, असल मसला मैं जो बताने जा रहा हूँ अब वो है, ये मसला इकोनॉमी से ज्यादा ये पॉलिटिकल मसला है। दुनिया ये अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब जब हुकूमत को निकाला गया, लोगों का ख्याल था कि जी अमेरिका का क्योंकि रिसोर्सेज हैं, अमेरिका के इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा IMF में, तो ये वो काम करवा लेंगे। अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस हुकूमत, पुरानी हुकूमत को भेजने के बाद तो जिस तरह ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत थी अमेरिका के साथ नहीं हुई। और जब तक ये नहीं होगी, अमेरिका कभी भी IMF को नहीं कहेगा कि हाथ होला रखे पाकिस्तान के बारे में। तो मेरा ख्याल है ये बढ़ती जाएंगी, आप ये कह रहे हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक सतह पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात जब तक बेहतर नहीं करेंगे, उन्हें राजी नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक है डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये सारी तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, जिस पर आज वजीर आजम ने भी कहा है कि IMF मुआहदे की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम महंगा पेट्रोल खरीदें और फिर सस्ता बेचें। तो ये सर आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन कितनी हद तक दुरुस्त है कि आवाम को मुतमईन कर पाएगी? महंगाई पर कंट्रोल आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कर पाएगी गवर्नमेंट, क्या इसी तरह से सूरत हाल चलती रहेगी? 3-4 सवाल आपने जवाब दे दी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अवाम का कोई ताल्लुक नहीं बनता कि इमरान खान साहब ने IMF से क्या मुआहदा किया था या नहीं किया था, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है या नहीं कहता। अवाम तो ये भी नहीं सोचती कि भाई आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। वो ये कहते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है हमारे ऊपर ये जो मजमूई बोझ है ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो असल सवाल है वो 3 बनते हैं सोनिया। पहला तो कि हुकूमत ये क्यों कर रही है। हुकूमत भी जानती है कि अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो हुकूमत क्यों कर रही है, क्यों जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाई चली जा रही है। और दूसरा सवाल ये कि जिसका आपने पार्शली जवाब दिया कि इसके असरात क्या हों, आम आदमी के ऊपर इसके का कितना बोझ होगा। और फिर तीसरा इससे इम्पोर्टेंट है कि इसका हल क्या है सारे मामले। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जो तेल की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही हैं, इनकी 2 बड़ी वजूहत हैं। पहली तो वजह ये है कि हमारा जो रुपया है वो बड़ी तेजी से गिरा है डॉलर के सामने। और जो पेट्रोल हम खरीदते हैं, जो डीजल हम खरीदते हैं, जो खाम तेल हम लेते हैं मुल्क के बाहर से, वो हम डॉलर्स में लेते हैं, तो रुपए में उसकी कीमत बड़ी बढ़ जाती है। और दूसरा ये भी हकीकत है कि एटलीस्ट 2 वादे किए गए थे और मुआहदे किए गए थे IMF से। एक का तो सबूत है जो जून 2021 में बजट दिया था हमें, उसमें खास तौर पे लिखा था, एहतशाम साहब को याद होगा कि 610 अरब रुपए के उसमें पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्सेस थे, जिसका मतलब ये था कि IMF से हमने एग्रीमेंट किया है कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। तो वो वादा कर लिया हमने। साबिका हुकूमत ने जो किस्त है IMF की वो भी वसूल कर ली, और वसूल करने के बाद वादा खिलाफी हो। हमने कहा हमें पैसे मिल गए, अब हम वादा पूरा नहीं करते। फिर दूसरी दफा ये वादा किया गया, मेरा ख्याल है कि 21 तारीख थी नवंबर की 2021। आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि IMF का हमने वादा किया है कि 4 रुपए फी लीटर हर महीने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाएंगे जब तक वो 30 रुपए तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद दोबारा से वादा खिलाफी हो गई। वो फरवरी की 28 तारीख को साबिका वजीर आजम साहब आए और उन्होंने बजाय इसके कि जो वादा किया था IMF के साथ, हमने 10 रुपए मजीद कमी कर। वादे हुए, वादों के बाद हमने IMF की किस्तें भी वसूल की हैं, और किस्तें वसूल करने के बाद वो सब वादा खिलाफी भी की। तो एक तो ये सोचिए कि वो एतमाद जो है आलमी इदारों का, खासतौर पे IMF का, वो पाकिस्तान से उठ जाता है कि आप वादे करते हैं, आप हमसे किस्त भी ले लेते हैं और फिर आप वादा खिलाफी कर लेते हैं। तो जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान अब मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि एक ये एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट जो है, जो बेएतमादी का एलिमेंट है, बड़ा
ठीक है, तो एहतशाम साहब ये जो बात कर रहे हैं, फारूक सलीम साहब भी और गवर्नमेंट भी ये बात कर रही है कि ये मुआहदे तो पिछली गवर्नमेंट ने किए थे और फिर इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से 30% महंगाई बढ़ेगी। फिर वो बार बार कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमरीका इनको लेकर आया है, जिसकी तरफ अभी गुफ्तगू में आपने भी इशारा किया। तो ये मिसट्रस्ट का जो एलिमेंट है, आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप वहां पर मुआहदा करके आते हैं, एग्रीमेंट करके आते हैं और वापस जब पाकिस्तान आते हैं, जब आपको लगता है कि गवर्नमेंट खतरे में है, तो बजाय इसके कि आप IMF की शराइत को पूरा करें, आप उस पर सब्सिडी दे देते हैं 10 रुपए की? सोनिया, मिसट्रस्ट और बदगुमानियां तो इस वजह से होती हैं कि जब ये जाते हैं IMF के पास, तो IMF इनसे 2-3 बड़े वाज़ेह सवाल करता है। एक बैंकर की तरह सवाल करता है कि आप कर्जा लेने तो जा रहे हैं, आप ये बताएं कि इस कर्जे को आप वापस कैसे करें। सीधा सा सवाल है। बिल्कुल। दूसरा वो सवाल सोनिया वो ये करते हैं कि जी आपने जो हमसे बात की है, आप हमसे कन्विंस हो जाते हैं, आप मानते हैं कि आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने के वाले से इसमें इक्विटेबल टैक्सेशन जब तक नहीं होगी, इसमें दुनिया को सामने रखते हुए जिस तरह बात होती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ साथ आप चलेंगे जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, और हम तो 2 हफ्ते के बाद रिव्यू होता है हमारी प्राइसेस का, आज भी $124 बैरल से ज्यादा के कीमत है। हम किसी सूरत में इसको वापस नहीं कर सकते। एक तो ये सियासी तौर पे हमारे जो मफादात हैं, हम कन्विंस नहीं करते अपने लोगों को। दूसरा, हम ये कुशन क्रिएट नहीं करते। ये जो नॉन डेवलपमेंट एक्सचेंज के जरिए बेतहाशा पैसा जाया किया जाता है, ये 6 पीएम हाउस के प्राइम मिनिस्टर कैंपसेस होते हैं, प्राइम हाउस के, इस तरह और अखराजात को बढ़ा देते हैं, तो आम आदमी को इसका कोई फायदा देने के लिए पैसा नहीं रह जाता। ठीक है, ये और प्रोग्राम चल रहे हैं, बेनजीर इनकम चल रहा है, एहसास और दूसरे सेहत कार्ड, अब देखते हैं उसका क्या होगा आगे चल के। असल बात है कि ये आप जाती तौर पे भी कन्विंस हो जाए कि जी आपको अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, 22 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए आपको क्या क्या मेजर लेने हैं, आपने अपने स्टेट सेक्टर को कैसे बेहतर करना है, आपने टैक्सेशन के निजाम को कैसे बेहतर करना है, लूप होल कैसे खत्म करनी है, आपने ये जो एनर्जी सेक्टर का बुरहान है, आज भी देख लें 2.5 ट्रिलियन रुपीज का हमारा एनर्जी सेक्टर का आप देख लें ये डेट हो चुका है। इसी तरह से 1500 अरब रुपए का हमारा सर्कुलर डेट गैस का हो चुका है। तो वो ये कहते हैं कि जी आप तो पहाड़ बनाए चले जा रहे हैं अपने अपने जिसको कहते हैं डेट का, और आपके रिसोर्सेज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। और जो पहला काम आपको करना चाहिए कि जी ठीक है, आपको सियासी मफादात अजीज होते हैं कि आम आदमी तड़पेगा और आप तड़पेगा तो आपकी पॉलिटिकल कैपिटल खराब होगा, लिहाजा आप आके मुकर जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, दोनों मौकों पे पिछली हुकूमत ने वादे किए और वादा करके आप मुकर गए कि जी ठीक है, लोगों को बल्कि जाते उन्होंने तो बहुत ज्यादा की PTI की हुकूमत ने, वो डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से की कि प्राइसेस जो है जिस तरीके से 50 रुपए पेट्रोल कम किया, इसी तरह से बिजली की कीमत कम की, उसने और काम खराब कर दिया। इस हुकूमत को आके फिर ज्यादा भैया सख्त देने पड़े और नतीजतन हुकूमत को आवाम के सामने जाके भुगतना पड़ा। मेरा ख्याल है कि अब ये इस मोड से निकल आए, फैसला करें कि आपने इकोनॉमी चलानी है कि लोगों को खुश करना है। लोगों को खुश करने का टाइम अभी नहीं आया, पहले कुछ करके दिखाएं, इकोनॉमी को बेहतर करें, फिर आपको एक कुशन पैदा होगा आम आदमी की तकलीफ को दूर करने के लिए। ठीक है, तो फारूक सलीम साहब आपको क्या लगता है, जाहिर है साल सवा साल की ये गवर्नमेंट है, इसने IMF की शराइत को भी मानना है और फिर जाहिर है आखिरी साल जो है वो इलेक्शन का साल होता है, तख्तियां लगाने का साल होता है, तो आपको लगता है कि इस 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ये इस सारी सूरत हाल को मैनेज कर पाएगी कि कुछ ऐसे फैसले हों कि IMF भी हमसे खुश हो और ऐसे फैसले भी हों कि अवाम भी हमसे मुतमईन हो, क्योंकि इलेक्शन में जाना है, इस परफॉर्मेंस के साथ गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। देखिए सोनिया, मेरा ख्याल है कि 11 अप्रैल की जिस दिन मोहम्मद मियां शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था, तो अभी आप समझिए कि तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्तों के अंदर जो इस वक्त माशी इशारे हमारे सामने है, चाहे वो रुपया गिर रहा है या स्टॉक मार्केट गिर रही है, पेट्रोल की कीमत चढ़ रही है, ये कुछ 8 हफ्ते की जो माशी पॉलिसीज हैं उनके नतीजे में ये नहीं हो रहा। ये जो पिछले 4 साल की पॉलिसीज थी उनके नतीजे में ये चीजें हमारे सामने जो है वो आ रही हैं। एक तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। दूसरा ये कि आप देखिए, मुझे महसूस ये हो रहा है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा है वो बहुत करीब आ गया है। अब जो सब्सिडीज वाला मामला है हटाने वाला पेट्रोल और डीजल के ऊपर से, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। एक मसला अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वो जिसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं
उसमें साबिका हुकूमत ने IMF से वादा किया था कि 120 अरब रुपए के इजाफी बोझ डाला जाएगा तनख्वाहदार तबके के ऊपर। और बजट में हमने देखा कि डॉक्टर मिफ्ता साहब ने जो है वो तकरीबन 37 अरब रुपए का छूट दे दी उसी तबके को। तो वहां पे एक अभी तनाज़ा रह गया है और मेरा ये ख्याल है कि वी आर वेरी क्लोज, प्रोबेबली एंड जून या जुलाई के पहले हफ्ते में IMF का और हुकूमत पाकिस्तान का किसी किस्म का एग्रीमेंट हो जाएगा। इसके दरमियान में एक FATF वाली जो मीटिंग है उसकी तरफ से जो मुझे खबरें आ रही हैं वो मस्बत खबरें हैं कि किसी किस्म की अच्छी खबर वहां से आएगी। अगर फौरन ही हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल दिया जाता तो कोई डेलीगेशन की बात हो रही है कि पाकिस्तान आएगा और विद इन दिस ईयर, इस साल के अंदर अंदर 2022 के साल के खत्म होने से पहले पहले पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो IMF के साथ एग्रीमेंट होता है, ग्रे लिस्ट से निकलते हैं, उसके बाद फिर फौरन आप देखिएगा कि वो चाइना के साथ हमारा मुआहदा है कोई $2.5 बिलियन का, सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा है, ये बात हो रही है जो कतर के साथ हो रही है कि LNG भी डिफर्ड पेमेंट के ऊपर आएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि बाय सेकंड वीक ऑफ जुलाई उस वक्त तक ये जो महंगाई का तूफान है ये भी अब्जॉर्ब हो चुका होगा, हमारे शराय जो अफराद दर की शराय उसके अंदर अब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो बाय सेकंड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड वीक ऑफ जुलाई हालात कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। कि ये जो मुश्किल में घिरी हुकूमत, अवाम, आपको लगे आने वाले दिनों में मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए और किसी हद तक आवाम पर बोझ कम पड़े, कुछ गवर्नमेंट की जानिब से फैसले भी किए गए हैं, कुछ मराद भी कम कर दी गई हैं जो काबीना के अरकान हैं उनकी, इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं, जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। तो सर आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा, ये जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं इनकी इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई गई है, ये इतना बड़ा कॉम्पोनेंट है कि इससे हमारे ट्रेड डेफिसिट पर कोई असर आए या फर्क आए? सुनिए, इसको कहते हैं डबल जेपटी। ये हमारे लिए जो मुश्किल है ना, ये किस तरीके से हमने इंपोर्ट ड्यूटियां कम करनी है, किस तरीके से हमने ट्रेड को बैलेंस करना है अपने, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। और ये हमेशा से लड़ाई होती रहती है जो IPR का कस्टम डिपार्टमेंट है ना, क्योंकि आपने देखा आज भी 52 से 55% जो है ना रेवेन्यू वो कस्टम ड्यूटी से आ रहा होता है। लिहाजा जब आप बेताशा इंपोर्ट्स होती हैं तो उसका बड़ा फायदा जो है वो इंटरनल रेवेन्यू को होता है और उसमें फायदा FPR को होता है। वो कहते हैं कि जी ओवरऑल अभी भी आप देख लें 9.5 ट्रिलियन का जो बजट है, 7 ट्रिलियन जो है ना इन्होंने वसूल करना है रेवेन्यू के जरिए। वो कहते हैं जी कि अगर आप ये इंपोर्ट्स को आप रोक देंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, कम करेंगे। दूसरी तरफ ये होता है कि जब आप चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस पर आप डॉलर खर्च कर रहे होते हैं। अब डॉलर के हवाले से तो हमारी सूरत हाल बहुत खराब है। लिहाजा उसूली तौर पे तो यही होना चाहिए कि जी जिस तरीके से भी है नॉन एसेंशियल जो आइटम्स हैं, गाड़ियां हैं, खाने पीने की चीजें हैं, कुत्ते बिल्लियां के खाने भी हैं, शैम्पू तक उनके जो है ना इम्पोर्ट किए जाते हैं, इसको तो कम करना चाहिए। लेकिन अभी तो डिटेल्स आई है, इस हवाले से कहा जाता है कि सिर्फ 800 से $1 बिलियन जो है वो कम होगा। मेरा ख्याल है ये भी अगर कम हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरा अपना नहीं ख्याल, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए हुकूमत ये करती है, फिर हुकूमत के और फिर ये हमारे अशराफिया के मफादात सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि इम्पोर्ट खोल दी जाए। इसमें तो कहा जाता है कि इंतहाई जरूरी चीजें, मशीनरी और रॉ मटेरियल जो हमारी इंडस्ट्री को जरूरत होता है, इसकी इम्पोर्ट की इजाजत होनी चाहिए। बाकी अभी गाड़ियों पे क्यों इम्पोर्ट, अभी देखने आज भी हमारी बेताशा गाड़ियां जो है ना बाहर से आ रही हैं। ठीक है, बड़ी नहीं आएंगी तो 1200 से 1600 सीसी 1800 सीसी तक जो है ना उन पे तो पाबंदी नहीं लगी ना, वो तो आएंगी, उस पे तो पैसा खर्च होगा, डॉलर खर्च होगा। अच्छी बात हुई है सोनिया कि इसमें चाइना से जो हमारे मामलात कुछ बेहतर हुए हैं। चाइना ने $3.2 बिलियन का लोन रोल ओवर कर दिया है और $2 बिलियन एडिशनल दे दिया, जो हमें फौरी तौर पे लग रहा था कि इन दोनों में IMF को पैसा नहीं आता तो डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे, अभी दिसंबर तक हमें तकरीबन $3 से $4 बिलियन वापस करना है। उसके लिए हमें IMF अगर पैसा नहीं देगा तो बाकी इदारे नहीं पैसा देंगे तो हमारी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। चाइना कैसे अकेला मदद करेगा? अभी UAE और जो हमें तवक्कुआत थी सऊदी अरब से वो भी पूरी नहीं हो रही।
लिहाजा भी मुश्किलात बहुत ज्यादा है। आम आदमी को रिलीफ देने की बात तो मेरा ख्याल है दूर दूर तक सोनिया नजर नहीं आती। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, ये डिफॉल्ट के खदशात का इजहार किया जा रहा था, तो आपको लगता है उस डिफॉल्ट के खतरे से हम किसी हद तक निकल चुके हैं? देखिए, हम इशारे उठाते हैं जो आलमी मंडियां हैं कि आलमी मंडी इस वक्त क्या सोच रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते में अगर आप देखें, जब अभी पीडीएम की हुकूमत नहीं आई थी, तो जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स हैं जो आलमी मंडियों में ट्रेड होते हैं, जो सुकुक हैं, उनकी बड़ी सख्त पिटाई हो रही है। वहाँ पे यील्ड कहीं पहुंच गई थी 27-28%। और उसका मतलब ये होता है आसान अल्फाज में कि आलमी जो सरमायाकार हैं वो ये सोच रहे थे कि 80 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। जून की 30 तारीख दी जा रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान बॉन्ड्स हैं उनकी बड़ी पिटाई हो रही थी आलमी मंडियों में। फिर 11 अप्रैल को हल्फ उठाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये मामला चलता रहता है। लेकिन मई की 27 तारीख को मैंने देखा कि आलमी मंडियों में एक यू टर्न आया, और यू टर्न से मेरी ये मुराद है कि वो सरमायाकार जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स और सुकुक बेच रहे थे, उन्होंने दोबारा से एंट्री की है मार्केट में और बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में वो ये पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, वो श्रीलंका बनने जा रहा है। लेकिन मई की 27 तारीख को दोबारा से आलमी मंडियां ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट को डॉज कर दिया है, यानी कि उसका खतरा जो है वो खत्म कर लिया है। अब सोचना यह है कि मई की 27 से पहले क्या हुआ। उससे आप देखिए कि एक दिन पहले जो है वो हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम सब्सिडीज वापस ले रहे हैं। तो उसके नतीजे में आलमी मंडियों में अब ये रुझान है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। अब वो जून 30 तक शायद डिफॉल्ट नहीं होगा। लेकिन अभी भी जैसे इत्तेशाम साहब ने कहा कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से दूर हो गए हैं, लेकिन अभी जो है चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े सामने हैं। अगले 12 महीनों में कहा जा रहा है कि तकरीबन 31 बिलियन डॉलर की जरूरत होगी। जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है, जो हमने कर्जा जात वापस करने हैं, तो तकरीबन 15-16 बिलियन डॉलर के कर्जा जात वापस करने हैं। 15-16 बिलियन डॉलर का जो है वो हमारा तिजारती खसारा, वो करंट अकाउंट का खसारा आएगा। तो बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये FATF से कोई अच्छी खबर आती है, IMF से अच्छी खबर आती है, तो फिर कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा मामला। और फिर वो सियासत को अपना भूलिए कि सियासत और मईशत का भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर एक जमात है जो मुसलसल खाना जंगी का बयानिया फैलाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ एक जमात है वो कोशिश कर रही है कि मईशत को बेहतर बनाया जाए, तो ये दोनों बयानिए जो हैं ये आपस में टकराते हैं। ये दोनों बयानिए इकट्ठे पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि जिंदा नहीं रह सकते। दोनों में से एक को दफन करना पड़ेगा। और बल्कि इसी पर बात कर लेते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक भी यही था। नाजरीन के तर्जुमान पाक फौज की जानिब से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर ये कहा गया, दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया कि PTI हुकूमत को गिराने के लिए किसी किस्म की जो साजिश है उसका कोई सबूत नहीं मिला, और जो PTI बार बार इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बनाया और फिर उसको काफ़ी हद तक बाय भी हुआ पब्लिक के अंदर कि हमारे खिलाफ एक साजिश की गई। और बार बार हमने देखा फ़ौज की जानिब से कहा गया कि हमारे जो PTI की गवर्नमेंट गिराने में कोई साजिश नहीं हुई। और साथ साथ जो इमरान खान साहब बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पर एक कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। और इस पर भी गुज़िश्ता रोज़ DGI SPR की जानिब से कहा गया कि इदारे को जुडिशल कमीशन से कोई एतराज़ नहीं है। पिछली गवर्नमेंट के पास भी ये ऑप्शन मौजूद था, मौजूदा गवर्नमेंट के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि तहकीकात की जाएँ। अगर तो तहकीकात करते हैं तो इदारा जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर ताउन करने के लिए तैयार है, और साजिश का लफ्ज़ कमेटी के एलामिये में ही शामिल नहीं था। तो एहतशाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इस सारी सूरत हाल के बाद, क्योंकि हमने देखा कि तर्जुमान पाक फौज ने कोई ढके छुपे अल्फाज में बात नहीं की, बल्कि बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इस पर होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब या PTI के जो रहनुमा हैं वो खामोश हो जाते, क्योंकि ज़ाहिर इदारे की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि एक कदम आगे आ गया। आपको क्या लगता है कि उनके पास चॉइस नहीं है, या बयानिया उनका पब्लिक में बाय हुआ है, इसलिए उस नैरेटिव को बार बार रिपीट कर रहे हैं? सोनिया, अगर आपको याद हो कि जब ये वाकया हुआ था
उसके चंद दिन बाद, गालिबन 5वें 6ठे दिन के बाद जो है ना, मैंने आपको बताया था, हमने खबर ये ब्रेक की थी बिल्कुल, यस, और मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी। डॉक्टर साहब, मैं जो हुकूमत के चंद एक अहम लोग हैं, उनके अलावा जब ये हुकूमत के 2 वजीरों को ये बात पता चली थी, जिसमें असद उमर और अपने क्या नाम है, अमाद अजहर, हाँ। तो तीसरा बंदा मैं था कि जिसे पता चला था। मैंने वो डॉक्यूमेंट खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, वो लेटर कहें, खत देखें, जो कुछ भी है मैंने देखा हुआ है। वो सारी चीज पढ़ के मैंने देखी और उस पर हमने बात भी की थी। ये दुनिया में जिस तरह नॉर्मल मेल्स आती हैं, जिस तरीके से दुनिया में डिप्लोमेटिक बैगेज में चीजें आती हैं बेताशा, उसमें इस तरह की चीज आई थी। और इसमें कहीं भी ये नहीं था कि जी हुकूमत को हटाने के लिए कोई बाकायदा साजिश की गई है। बाकी ये डिमार्च आ गया था। फिर आपने देखा सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी इस पे कंसर्न का इजहार किया गया। सारी दुनिया आज भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने आउट ऑफ द वे जाके इस मसले को उठाया, फेंका, और आज तक वो फेंक रहे हैं कि जी हमें हटाया गया, हमें हुकूमत जो है ना, एक बड़ी बड़ी साजिश की गई। डोनाल्ड लू का नाम किया जाता है। डोनाल्ड लू के बारे में वैसे ही बड़ा मशहूर है। हाँ। वो गालिबन कोरियन नस्ल का अमेरिकन है। वो जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करता है, उसने बातें की थी हमारे जो असद खान हमारे मास्टर से, उनके साथ, तो वही सारी की सारी चीजें नॉर्मल तरीके से डिप्लोमेटिक सतह पे आ जाती हैं। तो उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि जी आप जब तक इस हुकूमत को हटाए नहीं तो हम आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे और फलाना करेंगे, धमाका करेंगे और इस हुकूमत को हटाया जाए। मेरा ख्याल ये नहीं था। और आपको याद होगा उसके बाद जब इमरान खान साहब ने ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा तकरीरें शुरू कर दी थी, तो फिर इस्लामाबाद में एक फंक्शन में जनरल बाजवा गए थे और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया था कि अमेरिका हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम सारे चाइना रशिया से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है दुनिया इसमें दो राय नहीं है। ये माजरत के साथ इसको खामखा इस इश्यू को फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक बात जो इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, हाँ। सबसे अहम बात है कि यू हैव बीन वोटेड आउट फ्रॉम द असेंबली। आपको असेंबली से हटा दिया गया था, मतलब एतमाद आपके खिलाफ हुआ था, आपके आईनी तरीका था, आप चले गए थे, आनी तरीके से हटाया गया। हाँ। अब ये राइट लेफ्ट मार के ये लोगों को मिसगाइड करना, ये बड़ी ज्यादती की बात है। हाँ। और ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, बड़ी अहम बात है कि भी मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए, सियासी मालिश हासिल करने के लिए, सियासी मकासद के लिए, जो कि इंतहाई नाकाबिल। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इस इशू पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद। फरूख सलीम साहब, हमने देखा कि खान साहब जब गवर्नमेंट में नहीं थे तो वो आईएमएफ के खिलाफ थे, कहते थे कि हम आईएमएफ नहीं जाएंगे, अगर गए तो खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। फिर गवर्नमेंट में आए तो हक में हो गए, फिर दोबारा गवर्नमेंट से गए तो फिर दोबारा खिलाफ हो गए, और अब वो बात करते हैं कि आईएमएफ की डिक्टेशंस कबूल कर रहे हैं, ये गुलामी जो है वो हमें मंजूर नहीं है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका लेके आया है। ये तमाम तर जो एक नैरेटिव है खान साहब का, आपको नहीं लगता जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने भी बात की और आपने, कि हमारी तो मुआशी हवाले से सूरत हाल इस तरह से है कि ज़्यादातर हमारा मईशत का जो दारो मदार है वो वेस्ट पर है, अमरीका पर है। फिर एक ऐसा मुल्क जिसको कर्ज वापस करने के लिए भी कर्ज लेना पड़े, और आईएमएफ अगर कर्ज नहीं देता तो हमारे दोस्त मुमालिक तक दीगर मालियाती इदारे भी हमें कर्ज नहीं देते। तो मईशत की इस सारी सूरत हाल के अंदर इस तरह का बयानिया सर क्या तासुर जाता है ओवरऑल? देखिए सोनिया, आप और एहतशाम साहब चाहे जो भी कहें, मैं समझता हूँ कि पीटीआई को एक बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो बयानिया निकालने की एक मशीन है। हाँ। ऐसे ऐसे बयानिया निकाल के सामने लाते हैं जो अवाम में बिकते हैं, जो अवाम के दिलों को शायद पसंद आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक तजिया उसके उनके बयानियों का करें तो तकरीबन सारे के सारे बयानिए जो हैं वो 100% झूठ के ऊपर तामीर किए जाते हैं। आपको याद होगा कि शुरू में एक बयानिया आया था 2018 में कि 200 अरब डॉलर जो लूटा हुआ है वो हम वापस लेके आएंगे, 100 अरब डॉलर जो है वो आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों के दरमियान बांटेंगे। फिर पता चला कि वो झूठा बयानिया था। उसके बाद आपको याद होगा कि एक वो मुर्गी अंडे वाला बयानिया आया कि आप अमीर हो जाएंगे और ये मुर्गी अंडे का बिजनेस शुरू कर दें। उसके बाद आपको अगर याद हो तो के बारे में ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है अभी मुस्लिम लीग नून की, इसने कंटिन्यू किया है इस ये जो लेके आई थी बिजनेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब आप देखिए कि फिर एक और बयानिया था रेकोडेक है, उससे हम पूरे बैरूनी कर्जाजात वापस कर देंगे। कितना खूबसूरत बयानिया था, कितना दिल को लगता है। फिर आपको याद है कि वो तेल मिल गया था
कि इतने बड़े ज़खायर तेल के मिल गए हैं कराची के ऑफ कोस्ट में। वो शायद एहतशाम साहब वो केकड़ा माइन, केकड़ा कुछ ऐसा नाम था उसका, तो वहां पे तेल निकल आया। तो बड़े जबरदस्त हमारा उसके बाद फिर जी उसके बाद हमने बयानिया देखा कि जी अमेरिका खिलाफ, कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। अब आप जंग हारे हैं पार्लियामेंट के अंदर, 174 एमएनएज ने आपके खिलाफ वोट डाल दिया, तो क्या वो 174 एमएनएज जो है वो सीआईए के एजेंट थे? क्या अमेरिका ने उन सबको रिश्वत खिलाई हुई थी कि उन्होंने आपके खिलाफ वोट डाल दिया? फिर एक बयानिया था कि रूस से हम ला रहे हैं 30% सस्ता तेल, ये अभी भी चल रहा है ये वाला बयानिया। भाई खुदा का खौफ करें, ईरान जो है वो 50% सस्ता तेल बेचता है, तो आपने 4 साल हुकूमत की, तो अब आप 30% सस्ता तेल रूस से खरीदने जा रहे हैं। जो 50% सस्ता तेल ईरान से मिल रहा था वो आपने 4 साल नहीं खरीदा। आपको ये पता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी रिफाइनरी ऐसी नहीं है जो रूस के तेल को रिफाइन कर सकती हो, जो उसका पेट्रोल या डीजल बना सकती हो। अब खाम तेल तो मैं अपने अपने मोटरसाइकिल में या गाड़ी में नहीं डालूंगा। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि वो बड़ा ही जबरदस्त बयानिया, मन घड़त बयानिया बनाते हैं, झूठ की बुनियाद पे वो बयानिया बनाया जाता है, मुल्क को उससे बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि पीएमएलएन वाले जो हैं वो इतने सख्त फैसले उठा रहे ले रहे हैं, और उनको जानते बूझते हुए कि उनकी सियासी जो कैपिटल है, जो सियासी ताकत है, उसको नुकसान पहुंच रहा है इससे। चाहे मुल्क का लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, लेकिन उनका सियासी नुकसान। लेकिन पीटीआई वाले ये कहते हैं कि बयानिया ऐसा होना चाहिए चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, हमारी जो सियासत है उसको कोई चार चांद, वो जिंदा रहना चाहिए। तो एहतशाम साहब, वैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव रहा है सारी सूरत हाल के अंदर कि हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश की गई, और उस लेटर में लिखा था कि खान साहब की गवर्नमेंट अगर चली जाती है तो अच्छा हो जाएगा, हम आपके साथ ताउन करेंगे, और नहीं रहती है तो फिर मुश्किलात होंगी। तो ये अगर खान साहब का बयानिया ठीक था तो होना तो यही चाहिए था ना कि मामलात ठीक होते, IMF हमें सपोर्ट करता। सुनिए, नैरेटिव की जो ये बयानियों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें सबसे खूबसूरत बयानियां जो इन्होंने चलाने की कोशिश की, बाकी तो अवाम में थे ना, हाँ। कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असल बात थी कि इन्होंने एक बाकायदा तौर पे अपील की थी नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी जो रहते हैं, कहा जाता है कि जी 140 से 150 अरब डॉलर उनके पास हैं। ठीक है सर, माजिद के साथ एहतशाम साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर। माजिद के साथ मुझे यहाँ पर इजाजत लेनी पड़ेगी। एहतशामुल हक साहब और माहिर मुआशियात फारूक सलीम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।